जिंदगी की व्यस्तता में पेरेंट्स आज भूल बैठे हैं कि वे अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखें। रोजमर्रा की भागम भाग में आज पेरेंट्स और बच्चों में दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि हम समय रहते हम इस दूरी को कम करें और एक स्वस्थ माता पिता और बच्चों के बीच कायम करें। लेकिन ये होगा कैसे, क्या हम करें और क्या ना करें? ऐसे और भी कई सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं नवी मुंबई से पधारे प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर डॉक्टर नीलकंठन, जिन्होंने देश में कई वर्कशॉप आयोजित कर पेरेंट्स का मार्गदर्शन किया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हमें आज कैसा व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले ये डॉक्टर साहब, जैसा कि एक आप प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं, आज किस तरह रिश्तों में बदलाव आप देखते हैं? बहुत सवाल जो है आज एक कहूँगा एक आग लगी हुई है इस सवाल पे। जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो जो परिवर्तन की आप बात करेंगे तो जहाँ तक शब्दावली का सवाल है, आज भी माता पिता के ही नाम से जाने जाते हैं, बच्चे को ही नाम से जाने जाते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये क्यों आया है? ये आज का जो समय है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो परिवर्तन आए हैं, मैं उसको दोषी ठहराऊंगा, या उसको मैं कहूँगा कि दोषी भी क्यों कहें, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का। तो आज ये परिवर्तन हुआ है कि जो रिश्तों के बीच जो दूरी नहीं थी, जो शायद दिखती नहीं थी, आज दिखने लगी है। माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें, हर माँ बाप चाहते हैं और सही चाहते हैं, लेकिन मेरा योगदान एक पिता की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से कितना होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, शायद उस चीज़ को समझने के लिए आज उनके पास वक्त नहीं है। और ये वक्त, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, इस एक वक्त के कारण ही बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। वो दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि वक्त नहीं है। जबकि आप किसी भी परिवार में घुसकर बहुत ध्यान से अगर आप देखें मम्मी पापा की तरफ, तो वक्त ही वक्त है, लेकिन वक्त का इस्तेमाल रिश्ते बनाने में नहीं हो रहे हैं, ऐसे कामों में हो रहे हैं जिनका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसका कितने बैड इफेक्ट आम जिंदगियों में आ रहा है? सर, सबसे पहले दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका सबसे ज़्यादा जो मैं करूँगा प्रभाव जो पड़ रहा है वो है कि घर के अंदर जो शांति होनी चाहिए, एक माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे खुल के मम्मी पापा से बात कर सकें, उनके गले लग सकें, उनके साथ वक्त दे सकें, ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि पिता अवेलेबल है नहीं, मम्मी अवेलेबल है नहीं। सब ये चाहते हैं चीज़ें अच्छी हों, लेकिन वो अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना है, इस बारे में बहुत कुछ सोचना है। और अगर नहीं सोचेंगे तो जिस तरह के सर मैं केसेस हैंडल कर रहा हूँ आजकल, जिस तरह के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, बहुत ही दुख के साथ कहना होगा 70% बच्चों की ज़िंदगी में जो आज परेशानी का कारण है वो माँ बाप है। जबकि सच्चाई है, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि वो बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन लाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं जिस तेज़ी से भाग रहा हूँ, क्या मेरा बच्चा साथ में भागने के लिए तैयार है, या जिस रास्ते पर बच्चा चला है मैं उसे देखने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे वक्त में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अभी तो ये समस्या तो है और बहुत गंभीर समस्या है। अब इस दिशा में, सुधार की दिशा में किस तरह के प्रयास होने चाहिए? सर, एक मुहिम तो मैं कहूँगा कि मैंने खुद शुरू की और बहुत दिल से कर रहा हूँ, बहुत दिल से टीचर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रोल है। और इस जर्नी में जहाँ मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आज कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार शिक्षक मैंने ट्रेन किए हैं वर्कशॉप के थ्रू से जी। और लाइफ के बारे में बताता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में नहीं, ज़िंदगी के बारे में। इस दौरान हज़ारों पेरेंट्स का वर्कशॉप किया है मैंने, माँ बाप की ट्रेनिंग ली है और लाइफ को ज़्यादा समझा है। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वर्कशॉप किया है। ये वर्कशॉप करने से मुझे पता चल गया कि गैप क्या है, एक जो रास्ता जो जुड़ना चाहिए वो
क्यों नहीं जुड़ रहा है शिक्षकों के बीच, अभिभावकों के बीच में और बच्चों के बीच में। तो एक सच्चाई ये पता चल रही है कि बच्चे खुलकर बोल रहे हैं, माँ बाप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, खाली हुक्म देते हैं। शिक्षक बोलते हैं सारा कुछ फीस देने के बाद ये सोचते हैं कि सारी मेरी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर डाल देते हैं। जी। माँ बाप ये बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं, बच्चे अपना काम सही करें, हम सब कुछ उनको दे रहे हैं, शिक्षक अपना काम करें। ये जो सोच है यही अपने आप में गलत है। देखिए, अमूमन परिवार में देखा गया है कि जो संस्कार बच्चों में आते हैं वो परिवार से ही आते हैं। परिवार में थोड़ी नोकझोंक हुई और थोड़ा सा कुछ गुस्सा हुआ, पति पत्नी के बीच में कुछ हुआ, माँ बाप के, बच्चा वो देखता है, तो उसके दिमाग में किस तरह की बैड इफेक्ट आता है उसे? सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा। इसका मैं हर हालत में इसका मैं कहीं ना कहीं जिक्र करने वाला था, लेकिन आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा जब पैदा होता है, उसके शिक्षक, उसका वातावरण, उसके माँ बाप, सब माँ बाप ही होते हैं। मतलब उस बच्चे की दुनिया मम्मी पापा के साथ होती है। इस बच्चे को मैं अपने हिसाब से डेवलप करता हूँ और जानता नहीं हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका बच्चे के दिमाग पर असर हो रहा है। अब ये मैं भी गया था बिलासपुर में, एक प्रोग्राम किया एक स्कूल में, 100 से ज़्यादा टीचर्स थे। मैंने देखा कि जब टीचर्स वर्कशॉप में आ रहे हैं तो 50% से ज़्यादा टीचर जो हैं पीछे के रो में जाके बैठ रहे हैं जी। और जब मैंने पूछा तो उसमें से ज़्यादातर मम्मी पापा ही हैं। तो एक छोटे से बच्चे को एक पिता जब गोद में लेकर, जब बच्चा चलने फिरने लायक भी नहीं होता, तो जब गोद में लेकर उसके पिता एक जगह, एक कॉन्फ्रेंस में, एक वर्कशॉप में, एक या पब्लिक फोरम में जाके, पंचायत में जाके बैठते हैं और वो पीछे बैठ रहे हैं, तो बच्चा एक ही चीज़ समझ रहा है कि मुझे ज़िंदगी में पीछे बैठना है। और ये पिता कभी चाहते नहीं, लेकिन उसको लेकर खुद पीछे बैठे हैं। क्यों? शायद उन्होंने अपने पिता से सीखा। तो बच्चे माँ बाप को रोल मॉडलिंग करते हैं। उसी हिसाब से अगर कोई कॉलोनी में लड़ाई करने के लिए आया पिता से, और पिता ने बच्चे को छोड़कर खूब पिटाई की, खूब लड़ाई की, बच्चा सीखता है कि एक ही रास्ता है ज़िंदगी में, कोई अगर आए आपसे ज़ोर से बात करे तो उसे मारो। उसी जगह अगर पिता एकदम शांत हो जाए, कुछ ना बोले, तो बच्चा ये सीखता है कि सामने वाला कुछ भी बोले मुझे शांत रहना है। लेकिन अगर पिता वार्तालाप करता है उस व्यक्ति के साथ, अच्छे बुरे को समझता है, शायद सॉरी भी बोलता है या उन्हें सॉरी बोलने के लिए सिचुएशन को क्रिएट करता है, तो बच्चा सीखता है कि हाँ, हर चीज़ को हम वार्तालाप से सुलझा सकते हैं। तो जाने अनजाने में मम्मी पापा रोल मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में। तो बच्चा वही चीज़ों को सीख रहा है, क्योंकि 3, 4, 5, 6 साल के बाद ही उसको दुनिया से रिश्ता उसका बनता है। जी। तो घर में क्या वातावरण है, और बहुत दुख होता है क्योंकि आज काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, मम्मी पापा आ रहे हैं। सबसे बड़ा अभिशाप अगर किसी परिवार में मैंने देखा है बच्चे के लिए, तो माँ और पिता के बीच के अगर संबंध मधुर ना हो, तो इससे ज़्यादा दुख का कोई भी विषय नहीं हो सकता बच्चे की लाइफ में। आप उसे सबसे अच्छी चीज़ें दीजिए, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, सबसे अच्छी किताबें ला के दीजिए, सबसे अच्छे शिक्षक के थ्रू ट्यूशन कराइए। इन सब चीज़ों के बावजूद एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर बच्चा मम्मी पापा के बीच प्यार नहीं देखता है तो वो बच्चे की परवरिश में बहुत बड़ी खोट है। वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से उसको दिमागी तौर पर चोट पहुँच रही है। और इस चीज़ को मम्मी पापा को समझना ज़रूरी है कि आज चूँकि हमारे घर में बच्चे हैं, तो हम दोनों को आपस में प्यार इसलिए करना है क्योंकि हम बच्चों को प्यार करते हैं। कई माँ बाप बहुत लड़ते हैं और कहते हैं हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत विरोधाभासी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत विरोधाभासी चीज़ है। इसमें मुझे सच्चाई दिखती नहीं। मैं कई बार इस हद तक चला जाता हूँ, कहता हूँ आप ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। अगर बच्चे से वाकई में प्यार करते हैं तो वो प्यार को आपस में दिखाइए। बच्चा जब मम्मी पापा को प्यार करते हुए देखता है, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हुए देखता है, इससे बड़ा वरदान बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गर्भ संस्कार में मैं स्पेशलिस्ट हूँ और गर्भ संस्कार यहाँ से शुरू होता है जब बच्चा पेट में होता है। अभिमन्यु पेट में सीखे, ये सच है। आज बहुत सारे आते हैं मेरे पास लोग गर्भ संस्कार के लिए, और बच्चों में एक अलग एनर्जी मिलती है वहाँ से।
माँ अच्छा फील करती है। तो मम्मी पापा अगर उस समय से बहुत अच्छे हैं, प्यार से, जो कुछ मनमुटाव है किसी काउंसलर के थ्रू या खुद आपस में समझकर अगर अच्छा कर लें, तो बच्चे के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आज जो बच्चों की लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंज हैं। किन किन चैलेंजों को आप मानते हैं, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे चैलेंज हैं, किस तरह का देखते हैं आप? बहुत सही सवाल है और बहुत ज्वलंत सवाल है ये। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, पहले बच्चों से शुरू करते हैं। पहले के जो बच्चे थे और आज के बच्चे हैं जी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, एक चीज़ आप माने न माने, ये सच है कि बच्चों को इस दुनिया में लाने की जो प्रक्रिया थी, आज से हज़ारों साल पहले जो प्रोसेस था विवाह के द्वारा, वो आज भी वही प्रोसेस है। लेकिन बच्चों की परवरिश में जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बदल गया। मतलब बच्चों को इस दुनिया में लाने का प्रोसेस बदला नहीं है, लेकिन उनको दुनिया में आगे ले जाने का प्रोसेस बहुत बदला है। तो बच्चों की लाइफ में पहले नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी। माँ नहीं है तो कोई और देख लेता था। बच्चे को ये भी पता नहीं होता था कि किसका दूध पी रहा है। इतना एक अपनापन होता था, हर तरह के लोग, और हर सीनियर व्यक्ति जो है, हर बुजुर्ग जो है घर का, कुछ ना कुछ सिखाता था बच्चे को। मना करने वाले भी कई थे और सपोर्ट करने वाले भी कई थे, तो प्यार दिखता था उसको। ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत आइडियल सिचुएशन था, सही था, लेकिन वो आज के हिसाब से वो एक सिचुएशन था। आज के बच्चे नॉर्मली मम्मी पापा और बच्चे खाली हैं। तो आज चैलेंज क्या है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ चैलेंज 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी पापा हैं नहीं। और मम्मी पापा अपना वक्त किसके साथ गुजार रहे हैं? एक काम को या जिसको करके वो घर का खर्चा चला रहे हैं, उसको अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा बहुत सारा वक्त हम लोग टीवी में लगाते हैं। टीवी का फुल फॉर्म में लोगों को सिखा रहा हूं। टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं है, टेलीविषम है। विष मतलब जहर। ये दूर का जहर है जो हम पैसे देकर घर में ला रहे हैं। हर टेक्नोलॉजी का सर सही पहलू भी है, गलत पहलू भी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, साइकोलॉजी में भी लिखा गया है, नेगेटिव्स आर मोर पावरफुल देन पॉजिटिव। मतलब बुरी चीज़ें जो हैं ज़्यादा जल्दी आकर्षित करती हैं हमें अच्छी चीज़ों के बजाय, इसलिए तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे माँ बाप, क्योंकि टीवी में है। वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनका एक रोल है, बहुत छोटा सा रोल है आपकी लाइफ में, एंटरटेनमेंट का, लेकिन हम इस तरह घुस चुके हैं जैसे वही हमारे सब कुछ है। और ये जो रिश्ता है हमारे अपनों के साथ, वो टूट रहा है गैरों के साथ, जो हमारे कभी रिश्तेदार थे नहीं, ना आने वाले हैं। उन एक्टर एक्ट्रेसों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आज एक कॉमेडी सीरियल की ज़रूरत पड़ी है हमें हंसने के लिए। हम बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ हंस नहीं सकते, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये बच्चों के लिए एक चैलेंज है कि माँ बाप हैं नहीं, हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ है। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये देख रहा हूँ, कई घरों में जाके काउंसलिंग की है मैंने, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कई हॉस्पिटल्स विजिट करता हूँ, कि माँ के पास एक बड़ा आसान सा तरीका दिख रहा है कि बच्चा अगर पैदा हुआ और खाना नहीं खा रहा है तो टीवी के सामने बिठा दो, कार्टून नेटवर्क लगा दो और खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है कि इस खाने में प्यार माँ का है, नहीं, वो तो कार्टून को देख रहा है और खाना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। रिश्ता टूट रहा है कार्टून नेटवर्क के माध्यम से। आज उसे वापस जोड़ना पड़ेगा। टीवी के बिना खाना खाने की हमें भी आदत डालनी पड़ेगी और बच्चों को भी आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बोल रहे थे कि जैसे लाइफ में बच्चों के चैलेंज है और फैमिली एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, तो ऐसे जब बैड इफेक्ट बच्चों को आ रहा है तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकें? सर, चाहे ये मशीनरी की बात हो, चाहे इंसान की बात हो, पहले से कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब हम किसी चीज़ को टूटने से बचाएं, वो ज़्यादा अच्छा है कि टूट फूट के बाद उसकी मरम्मत के पीछे जाएं। लेकिन आज सच्चाई यह है कि हम जाग रहे हैं कब? टूट फूट होने के बाद हम जाग रहे हैं। जो कुछ मैं मम्मी पापा को बताता हूँ, टीचर्स को बताता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो हैं वो मम्मी पापा भी हैं। इनफैक्ट मैं टीचरों को ज़्यादा बड़ा माँ बाप समझता हूँ, क्योंकि वो हज़ारों के मम्मी पापा हैं। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि पहले अपने आप को सुधारिए,
आज मम्मी पापा जो बड़े हैं, जिनको खुद समझ है, माँ बाप को ये काम करना पड़ेगा कि मुझे टीवी से निकलना है। मोबाइल आज एक कैंसर हो गया है। सच मानिए सर, ये कैंसर ब्रेन कैंसर है। और ये कैंसर बच्चों को कौन दे रहा है? दुख की बात है, माँ बाप दे रहे हैं। और कंपटीशन है कि मेरे पड़ोसी के पास के बच्चे के पास इतना बड़ा मोबाइल है तो मेरे बच्चे के पास इससे बड़ा मोबाइल होना चाहिए, और उसको देते हैं। बच्चा गेम्स में शुरुआत करता है। कुछ माँ बाप कहते हैं सर गेम्स तक तो ठीक था, लेकिन आज गेम्स तक क्यों ठीक था? हमें खाली सेल्फ कंट्रोल बच्चों को सिखाना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अपना एक पहलू है, लेकिन उसका बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है। तो वो नेगेटिव पहलू के कारण शुरू में चूंकि बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं, अच्छे बुरे की खबर नहीं होती है, लेकिन माँ बाप को होती है, तो उन्हें ये गैजेट्स के ऊपर कंट्रोल करना है कि दिन में 15 मिनट के लिए दूंगा, 5 मिनट के लिए दूंगा, 10 मिनट के लिए दूंगा, वो भी एक उम्र के बाद जब इस चीज़ की ज़रूरत हो, समझ हो, उसमें कंट्रोल माँ बाप को भी दिखाना है। आज पिता घर में आते हैं, फुल टाइम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पर लगे रहते हैं। फुल टाइम क्यों? क्या 10 मिनट में काम नहीं हो सकता आपका? क्या 15 मिनट में काम नहीं हो सकता आपका? क्या बाकी समय आप अपने बच्चों के साथ दे सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम टूट फूट होने से रोकें, बच्चों को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकें। अगर हम रोक सके तो तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक प्रश्न पूछे कि अगर गलत हो गया जी तो क्या करें? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत वाजिब सवाल है। मैं कह रहा हूँ सर, साइंस काफ़ी बढ़ चुका है, साइकोलॉजी का स्टडी काफ़ी बढ़ चुका है। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो होता है साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो दवाई से ट्रीट करते हैं, और ये तभी करना चाहिए जब हर चीज़ हाथ से बाहर जा चुकी हो, जब व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा हो कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। बहुत केसेस में साइकियाट्रिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, वो हर उम्र में। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 80 से 90% केसेस में साइकियाट्रिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं, साइकोलॉजी की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ बिना दवाई के सिर्फ लाइफ को समझते हुए कि क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। इसलिए कई बार मेरे सेशंस 2-2, 3-3 घंटे चलते हैं, और कई बार 2-2, 3-3 महीने तक लोगों को आना पड़ता है। और ये एक चीज़ आज इस माध्यम से, आपका बहुत अच्छा टीवी चैनल है, इसके माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि गिरना लाइफ में बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक धक्का दीजिए पहाड़ से हज़ारों फीट नीचे, व्यक्ति सिर्फ उसे एक धक्के से नीचे आ जाएगा, लेकिन चढ़ने वाले से पूछे कितनी मेहनत की है उसने चढ़ने में। तो ये इस चीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि ये मत उम्मीद कीजिएगा कि आपका लड़का व्हाट्सएप में चला गया है, फेसबुक में चला गया है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में घुस गया है तो एक बार आप किसी काउंसलर से मिल लेंगे, साइकोलॉजिस्ट से मिल लेंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं, ये दवाइयाँ नहीं हैं कि आपने RX लिखा, 4 टैबलेट्स दिए, 5 दिन खा, आप ठीक हो जाएंगे जी। इसमें लंबा समय लगता है। जितना ज़्यादा पुराना बीमारी है, जैसे पिछले 5 साल से व्हाट्सएप में है बच्चा, पिछले 3 साल से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, और शायद हर हफ्ता आपको काउंसलर से मिलना पड़ेगा। अगर आप इतना प्यार करते हैं बच्चों से कि मैं हर हफ्ते जाने के लिए तैयार हूँ, हर 3 दिन में मिलने के लिए तैयार हूँ, पैसा भी लगेगा, वक्त भी लगेगा, और आपको नए तरीके से जीने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, घर का वातावरण बदलना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ बच्चे बदल जाते हैं। निश्चित, यदि कुछ सावधानी रखी जाए तो निश्चित बदलाव होता है। डॉक्टर साहब, हर बच्चों में आजकल अमूमन देखा गया है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में, चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा करने लगते हैं, और गुस्से में आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत प्रमाण है हमारे पास कि जो बच्चा थोड़ा सा कुछ हुआ, उसने घर से बाहर निकल के आत्महत्या कर ली। ऐसे कारण क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये सब क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा है? और ऐसे यदि इस ओर हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्या सावधानी रखना पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगियों को बचा सकें? सर, बहुत अहम सवाल है, और आज बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने जो पूछा सही पूछा। मैं ये कहना चाहूँगा सर, हम सब, आप, मैं, सारे श्रोतागण, जितने इंसान हैं, हम सब इमोशनल होते हैं, मतलब हम संवेदनशील होते हैं, और हम सब भावना के पुतले हैं। पैदा होते ही बच्चा चाहता है कि माँ की गर्मी पता चले, उसे पिता की गर्मी पता चले। आज हो क्या रहा है सर? क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं?
क्योंकि आज हमको वो प्यार नहीं मिल रहा, एकमात्र शब्द प्यार नहीं मिल रहा है। हम एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे माँ बाप से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी गोद में लैपटॉप बैठा हुआ है। इस गोद में लैपटॉप को नहीं बैठना है, किसी और को बैठना है, तो उनके लिए जगह नहीं रही, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैठे हैं। तो जो प्यार की कमी है बचपन से, इस एकमात्र प्यार की कमी से मैं अपने बच्चे को छू कर बात करना बंद कर चुका हूँ, खाली दूरी से बात करता हूँ। कई बार मैंने माँ बाप को देखा है, बड़ा दुख होता है, व्हाट्सएप में SMS के थ्रू अपने विचार व्यक्त करते हैं बच्चों को। मतलब हम अपनों से कितने पराये हो गए, अपनों से कितने दूर हो गए। शायद मैं पड़ोसी के बच्चे को गले आज लगा के बात कर सकता हूँ, अपने बच्चे को नहीं। ये एक कैंसर है, इसे तो रोकना ही पड़ेगा सर, अगर हमें इस समाज को बचाना है और आने वाले बच्चों को। बिलीव मी सर, एक चीज़ मानिए, बच्चों की तकलीफ माँ बाप से ज़्यादा है आज, लेकिन हम आज उनको ज़्यादा दोष दे रहे हैं। तो हमें तो बचाना है बच्चों को, हमें 100% बच्चों को बचाना है। तो इससे बच्चे पैदा होते ही प्यार चाहते हैं, और जैसे जैसे प्यार नहीं मिलता है, खाली ऑर्डर मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है माँ बाप से, टीचर से भी हुक्म मिल रहा है, तो क्या हो रहा है सर, चिढ़ रहा हूँ मैं। अगर प्यार के साथ वही चीज़ बोली जाए, कोई मेरे संपर्क में रहे, मेरा अपना समझे, तो मैं क्यों चिढ़ूँ। 100 की एक बात, प्यार से सारी चीज़ हैंडल हो सकती है। 100%। और प्यार भी गले लगाकर। मैं हमेशा माँ बाप को कहता हूँ, कभी भी अपने बच्चों को छूना मत बंद कीजिए, क्योंकि जब आप छू रहे हैं अपने बच्चों को तो आपको पता है क्यों छू रहे हैं, लेकिन जब आप छूना बंद करते हैं अपने बच्चों को तो कोई और छूना शुरू करता है, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता कि वो क्यों छू रहा है और कहाँ छू रहा है। बहुत देर हो चुकी है, आज बहुत सारे केसेस मैं हैंडल कर रहा हूँ जहाँ लड़का लड़का, लड़की लड़की, कई तरह के संबंध मेरे पास आ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह बनकर। 80% बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ ये प्राकृतिक नहीं है। घर में प्यार नहीं मिला, बाहर चले गए बच्चे, तो किसी और ने उसका फ़ायदा उठा लिया। 20% तो मैं प्रकृति के सामने मैं खुद नमन करता हूँ। जो प्राकृतिक है उसे मानना पड़ेगा और उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो, उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत बिगड़ गए हैं, अब हाथ से निकल रहे हैं। तो ऐसे माता पिता को कब डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, कब प्रोफेशनल्स का मदद लेना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें? सर सही प्रश्न पूछा, इसका जवाब ज़रूरी है। जब बच्चा आपकी बात ना सुने, बार बार आपने जितने भी, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से आपने उन सारे नुस्खों का इस्तेमाल कर लिया, अपने दोस्तों की सलाह के हिसाब से, अपने रिश्तेदारों की सलाह से, या अपने लाइफ के ज्ञान, बहुत ज्ञानी माता पिता से भी मिला हूँ, जब आपने उन सारे गुरुओं का इस्तेमाल कर लिया और आपने देखा कि बच्चा आप सुन नहीं रहा है, ज़्यादा देर मत कीजिए, तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या काउंसलर से मिलिए या गाइडेंस सेंटर जाइए। बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार शायद आप दोषी हैं, कई बार आप बिल्कुल भी सही हैं, लेकिन बच्चे को मदद की ज़रूरत है। और इसका बहुत साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस होता है, इसलिए काफ़ी समय लगता है। उस एनालिसिस के बाद जो सजेशन दिया जाएगा उसको अगर फॉलो किया जाए, एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से कभी भी चूकिए मत, क्योंकि एक ज़माने में हम मानते थे कि किसी की हमको क्यों सुननी, हमको मालूम है लाइफ को कैसे हैंडल करना है। आज मुश्किल हो गया है, आज लोग बहुत खुल के प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालिए कि आपका बच्चा मानसिक रोगी है अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं। नहीं, आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कुछ चीज़ों को लाइफ में हैंडल नहीं कर पा रहा है, शायद उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, चाहे उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे उसके रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, मानसिक रोग नहीं है। इसको खाली एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको किसी गाइड की ज़रूरत है। प्लीज़ काउंसलर का हेल्प लीजिए, ज़िंदगी बचाइए, परिवार बचाइए, वापस खुशियाँ आप ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में आपने बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको अनुभव बहुत सारा है, लेकिन अनुभव तब आता है जब हम कुछ करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के किस तरह के अनुभव है, पूरी ज़िंदगी को आपने कैसे देखा, क्योंकि उस ज़िंदगी का ही निचोड़ आप यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं, तो वो ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अंत में। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं बहुत गरीब परिवार से आया, बहुत गरीब परिवार से आने के कारण चीज़ें थी नहीं, 4 बहनें, अकेला भाई। इस गरीबी में एक बहुत प्यारी सी चीज़ मम्मी पापा से सीखने का मौका मिला। जो भी हम मम्मी पापा से पूछते थे तो जवाब क्या होता था? NO, नो, है नहीं।
ये ना सुनते सुनते गरीबी से चिढ़ हो गई। इस हद तक चिढ़ हो गई तो कई बार हमें ये लगता था कि नहीं, अगर इसी गरीबी के साथ अगर जीना पड़ा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन ऐसे गरीब बनकर नहीं जिएंगे। एक और चीज़ सीखने को मिला कि अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है, जो नहीं थी मेरे पास, अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है तो सरस्वती से दोस्ती कीजिए, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी की बॉस है। इनफैक्ट लक्ष्मी को संभालने के लिए भी सरस्वती की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस गरीबी से बढ़ते हुए जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बहुत प्यारे प्यारे गुरुजन, बड़े बड़े लोग आए, लाइफ में हेल्प किया। उनकी वाणी आज तक कानों में गूंजती है। एक मेरे गुरु रहे हैं लेट डॉक्टर चैंगली फ्रॉम चाइना, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैंने सीखा लोगों से, और जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करने लगा लोगों का, काउंसलिंग करने लगा, कोचिंग करने लगा, मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशन बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शायद उतना ज़्यादा पैसा दिखता नहीं उनको। मैंने एक फ़ैसला लिया कि अब शायद मैं डूबता सूरज हूँ। अगर मैं डूबता सूरज हूँ ये मानता हूँ, तो उगते सूरज को सपोर्ट करना, उनकी रोशनी को बुलंद बनाए रखना, जिससे कि जाते टाइम एक फीलिंग हो, एक अनुभूति हो कि मैं कुछ दिया वापस, क्योंकि बहुत कुछ लिया इस समाज से। हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करता रहूँगा उन गुरुओं का, उन बड़े बड़े लोगों का। तो जाने के पहले एक बहुत बड़ी इच्छा है लोगों को देना। तो अब मैं आज फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, और 100% फ़ायदा देख रहा हूँ लोगों का, बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ लोगों में। तो इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ सर। हमारी ओर से शुभकामनाएं, और आपने इतना जो टाइम दिया अभी तक इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए हैं। आपके माध्यम से ये रोशनी आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नीलकंठन, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देकर हमारा और आपका मार्गदर्शन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नील का ये मार्गदर्शन आपके जीवन में जरूर काम आएगा, और माता पिता और बच्चों के इस महत्वपूर्ण रिश्तों में कभी दूरी नहीं आएगी।